नमस्कार। आज का हमारा ये प्रोग्राम एक ऐसी मखमली आवाज़ को समर्पित है जिसे सुनने वाला एक अलग ही दुनिया में खो जाता है। 1950 से लेकर 70 के दशक तक फिल्म इंडस्ट्री को अपनी आवाज़ से सराबोर करने वाले तलत महमूद को आज हम याद करने जा रहे हैं। तलत महमूद, जिन्हें इस दुनिया को अलविदा कहे कई बरस गुजर गए हैं। 1998 में वो इस दुनिया को अलविदा कह गए थे, लेकिन अपनी आवाज़ और अपने गाए गीतों के जरिए वो आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं। जलते हैं जिसके लिए मिलते ही आंखें, दिल हुआ दीवाना किसी का। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। और उनको याद करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं सहर जमा की। सहर जमा का तारुफ हम आपसे करवा दें। वो एक अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट हैं और एज अ न्यूज़ कास्टर वर्षों का तजुर्बा रखती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ख़ास जिस चीज़ के लिए हमने यहाँ उनको बुलाया है, वो बता दें कि वो तलत महमूद की नातिन हैं, यानी कि तलत महमूद जो हैं वो उनके नानी के भाई होते हैं। और सहर जमा ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। आपको बता दें कि तलत महमूद के शताब्दी वर्ष को चिन्हित करते हुए उन्होंने उन पर एक बायोग्राफी लिखी है। ये बायोग्राफी में उन्होंने उनके ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को कुछ इस तरह से छुआ है कि शायद वो कहीं और आपको ना मिल सकें। तो आज हम उसी पे बात करेंगे और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सहर जमा। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ही करीबी और बहुत ही प्यारा रिश्ता आपका उनसे रहा है जी। तो जाहिर सी बात है कि मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि जब आपको ये कब महसूस हुआ कि ये जो आप गीत सुन रही हैं या ये जो आवाज़ आप सुन रही हैं वो एक ऐसी आवाज़ है जिसे लाखों लोग पसंद करते हैं, और कब आपको ये एहसास हुआ कि ये फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत ही मशहूर आवाज़ है, आप तलत महमूद को सुन रही हैं? देखिए, हमको बचपन में तो एहसास नहीं था इस बारे में। 10-12 साल की उम्र में पता चला, बताया गया फिर थोड़ा, मगर तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा बिकॉज़ एक बच्चे के लिए एक वो नाना ही रहे घर पे जो मजाक करते हैं। जो हमारे गर्मी की छुट्टी में जब हम बम्बई आते थे तो हम उनको बम्बई नाना बुलाते थे, क्योंकि वो बॉम्बे में रहते हैं तो वो बम्बई नाना, ऐसे उनका नाम पड़ गया। तो उनके साथ वक्त गुजारते थे स्कूल की गर्मी की छुट्टियों में। एंड it was always about going to the summer holiday और नाना के साथ वक्त गुजारना। वो घुमाने ले जाते थे अपने बेटे खालिद महमूद को, बताते थे कि बच्ची को घुमाने ले जाओ, बच्चों को आइसक्रीम खिलाओ, जूहू ले जाओ, जगहें दिखाओ। तो हमेशा उसी के बारे में था। ऐसी कोई म्यूज़िक, गाने, मुशायरा, शायरी, गज़लों की ऐसी कोई बात नहीं होती थी। बट हमेशा पता था उनके घर पे उनके जो पुराने फैमिली एल्बम्स थे, मेरे अपने घर पे जो उनकी पुरानी तस्वीरें विच वाज ऑल पार्ट ऑफ द फैमिली एल्बम्स, वो सब हमने देखा हुआ था। तो एहसास तो था कि वो एक बहुत बड़े फिल्म स्टार और कलाकार रह चुके हैं। ये आपको ख्याल कैसे आया कि उन पे बायोग्राफी लिखी जा सकती है? 2014-15 में मुझे उनके नाम पे एक कॉन्सर्ट करने का ख्याल आया, जिसको मैंने जश्न तलत का नाम दिया, क्योंकि उन तलत महमूद का जो जश्न है, इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ तलत महमूद, तो मैंने उसको जश्न तलत एक नाम दिया। और वो ख्याल इसलिए आया क्योंकि उसमें भी एक बहुत ही पर्सनल मेरा किस्सा जुड़ा हुआ है। मैं ऑफिस जा रही थी अपने न्यूज़ स्टूडियो, और एंड आई वाज अ न्यू मॉम। मेरा बेटा उसी वक्त पैदा हुआ था, 1-1.5 साल का था। एंड मैंने फिर प्रेगनेंसी के कुछ ब्रेक के बाद आई रीजॉइंड द स्टूडियो, मगर उस वक्त उसे मेरे बेबी को बुखार था उस टाइम, और मेरा बिल्कुल जी नहीं कर रहा था कि मैं छोड़ के जाऊं। और बट स्टूडियो बुकिंग्स हो चुकी थी एंड कुछ ऑब्वियसली कुछ लास्ट मिनट कैंसिल नहीं हो सकता था। तो मैं बहुत ही जैसे कहते हैं दिल पे पत्थर रखे मैं जा रही थी अपनी न्यूज़ स्टूडियो काम करने। तो आई वाज ड्राइविंग टू वर्क और मैंने रेडियो ऑन किया अपनी गाड़ी में,
और वो उनका एक गाना आ रहा था, आई थिंक इट वाज शाम गम की कसम, और उनके आवाज़ के बारे में जो सब बात करते हैं, मखमली है, आपको सुकून देती है, चैन शांति देती है, सॉफ्ट वॉइस है। सुनते तो थे हम हमेशा, और हमें भी पता था कि वेलवेट, सॉफ्ट वेलवेट वॉइस बोली जाती है, बट जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनल एक्सपीरियंस था कि ये मखमली आवाज़ मुझे आराम दे रही है, यू नो, मेरी उलझन के वक्त मुझे आराम दे रही है। शामे गम की कसम आज गमगी है हम, आ भी जा आज मेरे सनम, शामे गम की कसम। सो देन आई फेल्ट वेरी स्ट्रांगली कि ये खूबसूरत आवाज़ तो मेरे घर में ही थी, एंड मुझे एक ट्रिब्यूट के तौर में आई वांट टू गिव बैक। आई फील सो ग्रेटफुल, यू नो, कि उन्होंने मुझे उस वक्त, उनकी आवाज़ ने मुझे इतना चैन दिया। सो आई थॉट कि हम ये जश्न तलत एक कॉन्सर्ट शुरू करेंगे। उनके गानों की बात होती है, उनकी फिल्मों की बात हुई, मगर उनकी ज़िंदगी के बारे में इतनी सारी चीज़ें, तो उसके लिए किताब ज़रूरी है। और वो ख्याल ऐसे आया, वो टाइमिंग भी बहुत अच्छी थी। 2022 में 22 के आखिर में मैंने किताब लिखना शुरू की, और 24 तक मुझे तैयार करना था, क्योंकि ये इनकी जन्म शताब्दी है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके बारे में जानना भी चाहते हैं कि भाई गायकी में बहुत ज़्यादा शौकीन थे, और ख़ास तौर पे उर्दू लिटरेचर को लेके बहुत ज़्यादा उनमें था, जैसे कि गालिब, मीर तकी मीर, दाग और इकबाल, इन सब के शेर उनको ज़बानी याद थे, और उनका तलफ़्फ़ुज़ बहुत ज़्यादा अच्छा था, जिस तरह से ज़बान साफ थी, और गज़ल में तो तलफ़्फ़ुज़ की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। तो देख सकते हैं जिस तरह के उनके अंदर सॉफ्ट स्पोकन थे, उर्दू की शायरी करते थे, गज़ल गाते थे, तो ये पूरा माहौल जिस तरह से उनको मिला, उस पर थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आप रोशनी डालिए कि वो उनको किस तरह से मिला। ख़ास तौर पे आपने अपनी फुप्पी का उसमें जिक्र किया है कि वहाँ उनके घर में वो रहे थे, जिसकी वजह से उनको ये पूरा माहौल मिला, वो हम जानना चाहते हैं। घर में उनके वालिद साहब, मतलब उनके फादर के घर में और उनके फूफी के घर में, पूरे ख़ानदान में यही माहौल था। इट वाज़ अ वेरी कल्चरल एटमॉस्फेयर। मगर उनकी जो फूफी थी, उनके वालिद की बहन, वहाँ कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माहौल था इसका, जहाँ आर्टिस्ट और कलाकार आते थे, अपना गाना सुनाते थे, गज़लें सुनाते थे, मुशायरे होते थे। तो वहाँ से उन्होंने पिकअप किया, और उनकी फूफी का इसलिए बहुत बड़ा रोल है उनके करियर में, क्योंकि वालिद साहब का उनके ये कहना था कि ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में, मगर इसमें आप काम नहीं कर सकते। वो हर वालिद कहते हैं। मैंने ज़्यादातर तो कलाकारों की और जो गायक है उनके हर वालिद वो यही बोलते हैं कि शौक रखो, लेकिन प्रोफेशन मत बनाना इसको। राइट। तो और उस वक्त कमर्शियल सिनेमा, कमर्शियल म्यूज़िक को अच्छा नहीं माना जाता था, यू नो। आप प्रमोट करिए, आप खुद एक पेट्रन बनिए प्रमोट करने के लिए आर्ट और आर्टिस्ट को, मगर उसमें से कमाई आप खुद मत करिए। तो मगर उनकी फूफी ने बोला कि छोड़ दो लड़के को, उसका वो ख़ास लड़का है, उसको छोड़ दो, उसको जाना है म्यूज़िक में तो उसको जाने दो। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। तो वहीं पे पास में वहीं पे रहते थे, 2-3-4 गलियां दूर भाटखंडे था मैरिज कॉलेज। तो फिर उनका चलो ग्रेजुएशन म्यूज़िक में ही कर लेते हैं, म्यूज़िक में ही ग्रेजुएशन। हाँ, तो ग्रेजुएशन म्यूज़िक में किया जी। तो इस तरीके से उन्होंने फूफी की बात लेके और वालिद को मना के धीरे धीरे अपना। लेकिन वालिद के साथ भी ये कहते हैं कि लुका छुपी का जो खेल था वो चलता रहा। छुप छुप के बहुत ज्यादा रिकॉर्डिंग्स उन्होंने की, और उनकी छोटी बहन, आपने लिखा कि वो उसकी पूरी राजदार थी। जो छोटी बहन लैला खिदवाई, जो मेरी नानी थी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और ये उनके इस गेम को सपोर्ट किया इन द सेंस, क्योंकि जैसे 16 साल की उम्र थी, और वो AIR लखनऊ पहुंचे थे और लक आजमाने के लिए। उन्होंने, जैसे आपने कहा कि बहुत कॉन्फिडेंस था उनको अपनी गायकी को लेकर के, मैं तो गा रहा हूँ। तो ऐसा क्या वाकया हुआ था कि थोड़ा सा डिटेल में बताएं उसको। प्रोफेशनल म्यूज़िक की जब उन्होंने शुरुआत की, AIR लखनऊ कुछ 4 साल पहले ही उनकी ज़िंदगी में लॉन्च हुआ था। तो मिड 30s में 1934-35 AIR लखनऊ वो गए, नया रेडियो स्टेशन खुला था,
और ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ के स्टेशन में जब वो गए, उन्होंने कहा भाई मैं तो शुरू से गा रहा हूँ, मैं घर पे गाता हूँ और मैं ज़रूर रिकॉर्डिंग करूँगा। फिर वहाँ जाके पता चला कि माइक्रोफोन में आवाज़ बदल जाती है, हारमोनियम और तबला के साथ कैसे मिलाया जाए ताल, हाउ डज एवरीथिंग कम टुगेदर। आज जो ये तलत महमूद हैं ये उसी की वजह से हैं, ये जो उनका डेडिकेशन था। डेडिकेशन बिल्कुल। 16 साल की उम्र में ऑल इंडिया रेडियो की रिकॉर्डिंग हुई और जब वो भाटखंडे में पढ़ रहे थे तो उन दिनों में कैंपस रिक्रूटमेंट जो हम आज कहते हैं, मार्केटिंग टर्म जो है आजकल का, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जो टर्म है कैंपस रिक्रूटमेंट, उन दिनों में HMV आता था भाटखंडे कॉलेज गायकों को, अच्छे अच्छे गायकों को सेलेक्ट करने। तो जब वो पढ़ रहे थे, वो अपने सेकंड ईयर में थे और HMV ने उनको पिकअप किया कि आप कलकत्ता चलिए, क्योंकि उस वक्त कलकत्ता म्यूज़िक और फिल्म इंडस्ट्री का हब था। बम्बई उस वक्त नहीं, बॉलीवुड नहीं था उस वक्त, यू नो, तो सारा एंटरटेनमेंट फिल्मों का काम कलकत्ता में होता था। तो HMV ने बोला हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ आइए, 2-3 गानों की रिकॉर्डिंग करिए। तो वो गए कलकत्ता, सेकंड ईयर में थे, दूसरे साल अपने बैचलर्स के। तो वो गए वहाँ, कलकत्ता गए, वहाँ रिकॉर्डिंग की। फिर वहाँ पे एक बहुत ही मशहूर गायक और न्यू थिएटर्स के जो बोर्ड मेंबर थे, पंकज मलिक साहब, उन्होंने उनकी वहाँ की रिकॉर्डिंग सुनी और बोला कि तुम यहीं रुक जाओ, तुम तो चल पड़े हो इस दुनिया में, तुम्हें अब और कुछ सीखने की और वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हारी दुनिया स्टूडियो में ही है। सो एट दैट टाइम ही सेड कि नहीं, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। अच्छा, वो भी वालिद का भी खौफ था थोड़ा सा कि अगर नहीं की तो फिर वहाँ से डांट पड़ेगी, कहीं में वापसी का रास्ता ना लेना पड़े। तो उनका मुझे 1 साल बचा है, मैं वापस जाके मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। तो इस बात पे भाटखंडे की जो वाइस चांसलर है आजकल, उन्होंने बोला उनका क्या डेडिकेशन था कि वो वापस आए, पढ़ाई पूरी की और फिर उन्होंने क्योंकि आजकल तो यू नो आपको अगर मौका मिल जाए, एज यू से कि आपको एक फर्स्ट ब्रेक मिला है रिकॉर्डिंग का, तो आप बाकी सब छोड़ देते हैं, आप फिर रिकॉर्डिंग शुरू कर लेते हैं। मगर ये फिर वापस गए, 1 साल पूरी पढ़ाई ख़त्म की और तब फिर से शुरुआत की। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। अच्छा, पंकज मलिक की आपने बात की, उसमें पंकज मलिक ने एक और काम भी किया था, जहां उन्होंने उनका नाम जो था वो चेंज कराया था। और उसका क्या किस्सा है कि मतलब क्या ये ज़रूरी है कि आप अपनी आइडेंटिटी थोड़ी सी चेंज करें और उसके बाद इंडस्ट्री में आए, तो उससे क्या? तो ये फिर मैं कह रही हूँ 1940s का टाइम है, बहुत कॉमन था, सब लोग अपना नाम बदलते थे ये सोच के कि लिसनर्स और ऑडियंस ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगी। कितने ऐसे एग्जांपल्स हैं, यूसुफ साहब जो हैं, दिलीप कुमार साहब, उन्होंने भी अपना नाम बदला। ज़्यादातर लोगों का यही रीज़न था कि घर पे पता ना चले, यू नो, नाम बदल के रिकॉर्डिंग करेंगे, घर पे पता ना चले। तो मगर ये अपने तपन, हाँ, तो ये अपने उर्दू के गाने, उर्दू गज़लें तो तलत महमूद के नाम ही रिकॉर्ड कर रहे थे। पंकज मलिक ने बोला तलत महमूद बंगाली गाना गाए, क्योंकि उन्होंने बोला तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है और अब तुम कलकत्ता में हो, सिर्फ गज़लें मत गाओ, बंगाली गाना भी शुरू कर लो। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो शुरू से उर्दू पोइट्री फॉलो कर रहा हूँ, उसका एहसास फॉलो कर रहा हूँ, मेरे बोलने का स्टाइल, मेरी ज़ुबान बिल्कुल उर्दू में बैठी हुई है। सो पंकज मलिक साहब ने बोला कोई बात नहीं, तुम्हारा जो म्यूज़िक डायरेक्टर है कमल दास गुप्ता, वो तुम्हें सिखा देगा, जो जो तुम्हारा डाउट है प्रोनाउंसिएशन का वो सिखा देंगे, तुम गाओ। फिर उन्होंने बंगाली गाया उनका, मगर तलत महमूद बंगाली में बड़ा अजीब से लगेगा, मैं तुमको तपन कुमार का नाम देता हूँ। तो ये किस्सा है कि कैसे उनका नाम जब उन्होंने बंगाली गाया। और बंगाली सिनेमा में, मॉडर्न बंगला म्यूज़िक में इनका एक अलग करियर है पूरा, करियर एज तपन कुमार। तो बंगाली में भी बहुत ज़्यादा हिट थे वो। रूपे रोई प्रदीप जेले की होबे तुम्हार, কাছে কেউ না এলে বার, মনে রই এত মধু কেন জমেছে,
যদি কেউ না থাকে নেবার। कलकत्ता के साथ बहुत ज़्यादा यादें उनकी साथ जुड़ी हुई हैं। महाराष्ट्र में भी मतलब मराठी में भी उन्होंने गाने गाए जी। और ये हम कह सकते हैं कि एक मल्टी टैलेंटेड आवाज़ लोगों को सुनने को मिली। और ऐसा नहीं है कि उनकी आवाज़ में सॉफ्टनेस थी, क्योंकि आप मराठी में गाना गाते हैं तो हार्डनेस आती है, या फिर बंगाली में गाएंगे Right. थोड़ी सी आएगी। तो हम कह सकते हैं थोड़ा मॉड्यूलेशन तो था ही उनकी राइट, आवाज़ में। मॉड्यूलेशन था। आई थिंक ही वाज ग्रेट विद लैंग्वेज। मल्टीलिंगुअल पर्सन जो होता है वो बिल्कुल हर सही प्रोनाउंसिएशन बैठ के समझ के उसको उन्होंने उसमें गाने गाए, क्योंकि आप उनके रीजनल म्यूज़िक का पूछ रही हैं तो मगर उनकी जो सॉफ्टनेस थी वो हर भाषा में रहती थी। इनफैक्ट तेलुगु में गाया, मलयालम में गाया। हमारी एक बहुत बड़ी गायक हैं, उनका नाम है पी सुशीला। वो साउथ इंडिया की लता मंगेशकर मानी जाती हैं, द नाइटिंगेल ऑफ साउथ इंडिया। और वो अभी उनकी उम्र होगी 90 साल के ऊपर। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। मैं किताब लिखते वक्त मेरी ऐसी लोगों से मुलाकात हुई जो अभी भी हैं, और वो सब 90 साल के हैं, मगर उन सब की याददाश्त इतनी स्ट्रॉन्ग है। तो उन्होंने बोला तेलुगु इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट लैंग्वेजेस दैट वी हैव इन इंडिया। उसको समझना और उसके प्रोनाउंसिएशन का जो मोड़ तोड़ होता है बहुत मुश्किल लोग समझते हैं। बट पी सुशीला जी ने बोला कि वो बिल्कुल हैरान थी कि जब तलत महमूद उनके साथ प्रैक्टिस कर रहे थे कि आप उनको सुनिए, आप कभी नहीं कह सकते कि ये नॉन तेलुगु स्पीकिंग पर्सन ने गाना गाया है। ऐसे वो अपने आप को ढाल देते थे भाषा में। दर्द की आपने बात की है, और गायकी में दर्द के लिए तो हम जान सकते हैं कि दिलीप कुमार की वो आवाज़ कहे जाते थे। जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में ट्रेजेडी किंग के नाम से दिलीप कुमार मशहूर हुए, इस तरह से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं तलत महमूद के गाए हुए गीतों ने कहीं ना कहीं उनको ट्रेजेडी किंग बनाने में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाई है। आपको क्या लगता है? नहीं, मैं तो ये नहीं कह सकती भाई, प्लीज़, वी आर टॉकिंग अबाउट जायंट्स। बहुत ही दिग्गज सीनियर लेजेंड्स की बात कर रही हूँ मैं, बिल्कुल नहीं ये कह सकती। मगर मैं किसी और के लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहूँगी कि अक्सर लोग कहते हैं कि दिलीप कुमार साहब का जो ट्रेजेडी किंग का जो फेज़ है वो तलत महमूद की आवाज़ के बिना इनकम्प्लीट है। और अभी हाल ही में जब मेरी बुक का किताब का उद्घाटन हो रहा था तो हमारे जो फिल्म मेकर हैं मुज़फ़्फ़र अली साहब, मैं उन्हीं के लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी, वो आए थे और उन्होंने बोला कि सब लोग दिलीप कुमार साहब की बात करते हैं और तलत महमूद की उनकी पार्टनरशिप की बात करते हैं, मगर मैं थोड़ा घुमा के बात करूँगा। उन्होंने कहा कि तलत महमूद की आवाज़ ऐसी थी जो दिलीप कुमार को अमर कर गई। तो ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। ही कम्प्लीटली टर्न्ड इट अराउंड एंड गिव अ न्यू पर्सपेक्टिव टू इट। दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया, ऐ मेरे दिल कहीं और चल। अच्छा, देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे और इस तरह की कुछ आजमाइश भी की उन्होंने, मतलब एक्टिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक था और कई सारे फिल्मों में एज अ हीरो भी बनकर आए। हाँ। तो आगे उन्होंने एक्टिंग को फॉलो क्यों नहीं किया? मतलब ये तलत महमूद की बड़ी उल्टी कहानी है, यू नो, बिकॉज मुझे कई लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री में बोला कि जो भी फिल्म इंडस्ट्री एंटर करता है, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो या कैरेक्टर आर्टिस्ट हो, उनका फर्स्ट ट्राई होता है कि वो हीरो बने। यू नो, फर्स्ट एम्बिशन सबका होता है कि वो पहले हीरो बने। जब वो नहीं बन पाए तब वो पर्दे के पीछे का काम कुछ शुरू करते हैं, या यूजुअली ऐसा देखा गया है मोस्टली कि सबसे बड़ा एम्बिशन लोगों का होता है कि हम हीरो बने। मगर तलत महमूद की उल्टी कहानी यूँ है कि उनको बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी एक्टिंग करने की। वो हमेशा अपने मौसीकी में बहुत तवज्जो रखते थे एंड उनके जिन फिल्मों में उन्होंने गाया और दूसरे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने उनको ऑब्जर्व किया कि एज़ फार एज सिंगर्स आर कंसर्न, क्योंकि सिंगर्स पर्दे के पीछे रहते हैं तो लोग उनको पहचानते नहीं हैं जी। और पहले तो 1950s गोल्डन एरा में, इवन बिफोर मैगजीन स्टार्टेड, फिल्म मैगजीन, फिल्म मीडिया कुछ नहीं था, तो लोग सिर्फ आवाज़ पहचानते थे, उनकी शक्ल नहीं जानते थे। बट फिल्म इंडस्ट्री में लोगों ने नोटिस किया कि भाई तलत को बहुत लोग पहचानते हैं, ख़ास करके फीमेल फॉलोइंग। और सारे सिंगर्स में से इस तरीके का जो पागलपन का जो फीमेल फॉलोइंग हमने देखा ही नहीं कभी। कभी कभी तो फीमेल फॉलोइंग उनकी एक्टर्स से भी ज़्यादा होती थी। तो उनको बाकायदा घसीटा गया कैमरा के सामने
कि तुम्हारे पास शक्ल है, हाँ, देखने में तो बहुत देखने smart में है। तुम्हारी तस्वीरें एल्बम जी। के लिए अच्छी खिंचती हैं, तुम्हारी इतनी फीमेल फॉलोइंग है, इतना डिमांड है, तुम क्यों पर्दे के पीछे छुपे हुए हो। तो इस तरीके से उनको घसीट के बोला गया भाई एक्टिंग तो करना है। तो फिर उनका लॉन्च हुआ। पहली फिल्म तो हिट नहीं हुई, मगर नोटिस किया गया कि वो मूविंग कैमरा, वीडियो कैमरा में बहुत अच्छे लगते हैं। थोड़े से शाय थे पहली फिल्म में, बट लॉन्च हुआ और ऐसे करते करते उन्होंने कम से कम 12-13 फिल्में की होंगी। और इस हद तक कि उनकी जो को स्टार्स, उनकी जो हीरोइन होती थी उस टाइम की टॉप हीरोइंस होती थी, जैसे सुरैया, नूतन, माला सिन्हा। और कुछ कुछ तो उनकी जुबली हिट्स भी हो गई, जैसे सुरैया के साथ जो वारिस है वो जुबली हिट थी। बट आई थिंक शेड्यूल बहुत ज़्यादा खिंच जाता था, क्योंकि सुबह का रियाज होता था और फिल्मी शूट रात की होती थी। फैंस उनके बहुत घबरा गए कि आप छोड़ रहे हैं गायकी, ऐसा ना हो आप गायकी छोड़ दें, एक्टिंग में इतने शामिल हो जाएं। फीमेल फैंस की आपने बात की, सुरैया के साथ बहुत ज़्यादा उनका लगाव राइट। रहा है और किस्सा भी बहुत ज़्यादा कहे जाते हैं उनके। आप भी कुछ इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताएं। सुरैया के साथ उनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी, माला सिन्हा के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। सुरैया जी के साथ जो उनके डुएट्स हैं मिर्ज़ा गालिब के, बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। दिल नादां तुझे हुआ क्या है, दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल नादां तुझे हुआ क्या है। बाकी जो उनके फिल्म के जो डुएट्स थे वारिस में, राही मतवाले, राही मतवाले तू छेड़ एक बार मन का सितार, जाने कब चोरी चोरी आई है बहार, छेड़ मन का सितार। बहुत पॉपुलर उनकी पेयरिंग थी सुरैया के साथ। माला सिन्हा के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी, बहुत वो लोग मुलाकात करते थे आउट ऑफ सेट्स, फैमिली फ्रेंड्स थे। सुरैया के साथ कुछ छेड़खानी भी थी जो आप बता रही हैं कि जब वो फिल्म में 7 फेरे ले रहे थे तो उन्होंने बोला कि देखो 7वां फेरा हो जाए तो शादी हो जाएगी। तो सुरैया जी ने कहा चलिए कर लेते हैं, कुछ तो बोला आपने, आप तो इतने शर्मीले हैं, आप कभी कोई बात ही नहीं करते, कम से कम ये बात तो करिए आपने। अच्छा, आपने एक वर्ड यूज़ करा, बहुत ज़्यादा शर्मीले हैं। हाँ। देखने में शर्मीले हैं, एक्टिंग की इन्होंने कोशिश करी, गायकी में बहुत ज़्यादा थे। हो सकता है कि वो शर्मीले हो, लेकिन लीडरशिप क्वालिटीज़ उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी। मतलब चीज़ों की पहल करने के अंदर बहुत ज़्यादा उनके अंदर देखा गया। जिस तरह से उन्होंने बाहर जाके कॉन्सर्ट करने का उन्होंने एक पहल की, उसको हम जानना चाहेंगे आपसे कि वो उन्होंने किस तरह से सोचा। तो ये 1956 की बात है, मतलब बीच गोल्डन एरा की जो हम बात कर रहे हैं। 1950s में ये टॉप मोस्ट सिंगर थे। मुकेश जी और मोहम्मद रफ़ी साहब बिल्कुल थे उस ज़माने के, मगर उनके जो 50s का करियर है उस टाइम पे वो टॉप मोस्ट थे, सबसे एक नंबर के थे और अव्वल नंबर के थे। और उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। हमारे जो एशियन डायस्पोरा के जो लोग हैं या जो NRIs हैं दूसरे देशों में, और तो उन्होंने डिसाइड किया कि अगर डिमांड है, लोग उनको बुला रहे हैं और ऐसा हो सकता है कि कॉन्सर्ट हो, तो उन्होंने दैट अर्ली बैक इन द डे 1956 में अपना पहला म्यूज़िक कॉन्सर्ट किया। एंड ही वाज द फर्स्ट सिंगर फ्रॉम इंडिया हु स्टार्टेड ग्लोबल टूर्स। और उनको देखते उनके जो दूसरे दोस्त थे, मुकेश जी, लता दीदी, उन्होंने देखा कि कितना सक्सेसफुल रहा, तो फिर उन्होंने भी टूर्स किए। मगर वो जहाँ जहाँ जाते थे मोस्टली US, UK, रॉयल एल्बर्ट हॉल, वहाँ वो पहले इंडियन सिंगर होते थे। तो उन्होंने लिटरली अपने दोस्तों के लिए एक रूट मैप बना दिया कि भाई कॉन्सर्ट्स करने तो यहाँ ज़्यादा डिमांड है, इन जगहों पे कॉन्सर्ट्स करो। एक आपसे आखिरी सवाल ये पूछेंगे कि जब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, यानी कि जब वो गए यहाँ से, तो उस वक्त किस तरह का माहौल आपने देखा और क्या आपको लगा कि क्या चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं खो गई है, कहीं टूट गई है? लोगों का रिएक्शन क्या था? क्या माहौल आप देखती थी उस वक्त? घर वालों का, उनके फैंस का क्या था? बड़ा इमोशनल सवाल किया आपने ये। तो ये 1998 था और मैंने अपना स्कूल ख़त्म ही किया था, कॉलेज शुरू ही किया था। और जब ख़बर निकली तो एक तो घर पे बहुत ज़्यादा मीडिया आ गया। उस वक्त कुछ 2-3 ही चैनल थे 1998 में, मगर वो सब लोग आ गए, फिर प्रेस के लोग, प्रिंट के लोग, बहुत लोग आ गए बात करने और सब।
मुझे पता चला कि वो खामोशी से लोगों के दिलों में रह रहे थे, बिकॉज 1998 में तो इवन इन 1998 गोल्डन एरा का ज़्यादा कोई बात नहीं करता था। उनकी गज़लें मशहूर थे, गाने मशहूर थे, मगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई ऐसे बात नहीं करता था। तो कभी उनको भी अपने आखिर सालों में लगता था शायद लोग मुझे भूल गए, मगर अगर वो देखते कि क्या रिएक्शन है लोगों का, वो बिल्कुल खामोशी से लोगों के दिल में बैठे हुए थे। और जब वो गुज़र गए, न्यूज़पेपर हेडलाइंस में स्टोरीज़ आई, प्राइम टाइम 9 PM न्यूज़ में स्टोरीज़ आई, घर पे बहुत लोग आ गए प्रेस में, तो मुझे भी ये एहसास हुआ कि एक कलाकार कभी नहीं गुज़रता। आप घर पे शायद वापस जाके तलत महमूद के गाने सुने, मगर उसकी बात नहीं करेंगी, मगर वो आपके दिल में बैठे रहेंगे खामोशी से। जैसे मेरे जश्न तलत के कॉन्सर्ट्स हुए थे, या कल जो थिएटर शो हुआ था, जो मेरे किताब पे बेस्ड जो थिएटर शो था, वो इतना हाउसफुल हो गया कि लोग खड़े रहे। कई लोग, मुझे इतने मैसेजेस आए कि लोग पलट के चले गए क्योंकि बैठने की जगह नहीं थी। एंड दिस इज़ तलत एट 100, तलत शताब्दी, मगर वो अभी भी लोगों के दिलों में बैठे हुए हैं। और इस बात का एहसास तभी होता है जब आप जैसे इंटरव्यूज हुए और जब कोई मंच पे बात हो, तब पता चलता है कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड और स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक फिनोमिनल है, और वो बहुत हम्बल थे इस बारे में। वो सिर्फ एक ज़बरदस्त कलाकार ही नहीं थे, बट इवन एज अ पर्सन, जो आपने कहा बहुत पहल की कॉन्सर्ट शुरू करने में, या रॉयल्टी राइट्स बैटल शुरू करने में, सिंगर्स की जो रॉयल्टी राइट्स होती है, इतनी चीज़ों में पहल की। तो बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है ये। और आई फेल्ट वेरी स्ट्रांगली कि ये इनका जन्म शताब्दी है, तो बहुत ज़रूरी है कि लोगों को बताया जाए। तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। तो सहर जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आईं और तलत महमूद से जुड़ी हुई इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी यादों को आपने यहाँ पर ताज़ा किया। बहुत शुक्रिया आपका। तो अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए कुछ नया लेकर। तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।